पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जंग ऐलान। हम नहीं मानते। पीओके में बगावत, शहबाज मुनीर की है आफत। कश्मीर पर पाकिस्तान का झूठ हुआ है बेनकाब। पीओके में लॉकडाउन नहीं, जनता की ललकार। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके का विद्रोह लाइव। पीओके में क्रांति की आहट। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल और पीओके, जिस जमीन को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, आज वही पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की आग धधक रही है। महंगाई से त्रस्त जनता, बिजली के लिए तरसते घर, सड़कों पर उतरे लोग और इस्लामाबाद के खिलाफ खुली बगावत। सवाल यह कि क्या पीओके अब पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है? और इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आना, पीओके खुद कहेगा मैं भी भारत हूं। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयान है या पीओके में बदलते माहौल का संकेत? क्या पाकिस्तान पीओके में अपना नैरेटिव हार रहा है? क्या पीओके की जनता अब इस्लामाबाद से आजादी चाहती है? और क्या बिना युद्ध भारत पीओके पर सबसे बड़ी रणनीतिक जीत की तरफ बढ़ रहा है? और क्या मैं भी भारत हूं अब सिर्फ नारा नहीं, आने वाले वक्त की आहट है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं पीओके में मचे इस बवाल को लेकर? पहले वो सुनिए। ने कुवैत में मिसाइलों से और ड्रोन से हमले किए, अपनी स्पीड बोट से उसने नेवल वेजल्स के ऊपर हमले किए। उधर अमेरिका ने भी ईरान की माइन लेइंग बोट्स के ऊपर हमले किए, ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स के ऊपर हमले किए, खार्ग आइलैंड और केशम आइलैंड के ऊपर भी हमले किए। लेकिन अमेरिका ने जो ये हमले किए, ये पहली बात तो रिटेलिएशन के लिए थे। दूसरी बात, ये इतने बड़े भी नहीं थे कि सीज फायर टूट जाए, और असली मकसद इनका था कि एक प्रेशर टैक्टिक्स क्रिएट करना ताकि ईरान पीस डील के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका और ईरान की जंग में दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या सीज फायर टूट रहा है और फिर से जंग होने की संभावना है? और क्या कोई जल्दी ही समझौता हो सकता है? जहां तक सीज फायर का सवाल है, सीज फायर औपचारिक रूप से कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि 40 दिन की जंग के बाद में अमेरिका ने सीज फायर अनाउंस किया और ईरान ने ये मान लिया कि हमारा तो जितना अटैक था वो रिटालिएशन में था, हम तो एग्रेसर थे ही नहीं, तो वो सीज फायर नाम उसको दे दिया गया। औपचारिक रूप से अभी जो कतर में मीटिंग हुई और कतर में ईरान और कतर के बीच में एक एमओयू तैयार किया जो ईरान ने सबमिट किया, और उसमें यह था कि 2 महीने के लिए सीज फायर किया जाए, होर्मुज को खोल दिया जाए, बाकी मुद्दे हैं उनकी बाद में बातचीत की जाए। जी हां दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर अगले घंटे लगा चर्चा हो। लेकिन देश के सवाल से पहले पाकिस्तान से रिएक्शंस आए हैं। पाकिस्तान की आवाम, पीओके की आवाम क्या कह रही है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। हमने कश्मीर को क्या दिया है? हमने कश्मीर के नाम पे बहुत कुछ खाया है। यही मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ चूरा नहीं बेचा है। हमने 30-40 सालों में ना कश्मीर के मुजाहिदीन भेजे यहाँ से बना के, ठीक है, ठीक, वहाँ से हमने उनसे खाया है। देखें, ये मोदी 15 साल से उसने अच्छा करके दिखाया है।
ये कहाँ पे चला गया आज? कहाँ पे चला गया है? मिसालें दे रहे हैं। आज मिसालें दे रहे हैं, ठीक है, और काफर है, ठीक है, हिंदू है, जो भी मुसलमान इंसान तो है ना, तो है ना, इंसानियत तो है। इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है। अभी उसने इंसानियत की है, कुछ करके दिखाया है। यहाँ तो मुसलमान हो के भी इंसानियत नहीं है इनमें। अब पाकिस्तान या इंडिया को नहीं चाहिए कि वो कश्मीर पे कब्जा करे, पाकिस्तान को भी नहीं चाहिए वो कश्मीर कब्जा। ये देखें कश्मीर को, पहले जो बात आ रहा हूँ, कश्मीर कहाँ से है? कोटली आज़ाद कश्मीर, हाँ। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट है कि अपने अपने मुल्कों पे तवज्जो दें, ठीक है। इंडिया अगर कब्जा करा तो इंडिया की आप इकोनॉमी चेक करें, इंडिया की एजुकेशन चेक करें, इंडिया के हम बिलीव में, अगर मैं और आप नहीं बात कर सकते उसके बच्चे से, इतनी इंग्लिश उसकी स्ट्रांग है, ठीक है, उसकी एजुकेशन कहाँ पे, उसकी इकोनॉमी, इवन के वो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी को वो ऑफर कर रहा है कि आप यहाँ पे आके हमारे कैंपस खोलो हमें इंडिया। कश्मीर का मतलब पता क्या है? कश्मीर लफ्ज ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज, हम मुसलमान अब ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा। तो आपने पीओके की जनता को सुन लिया, एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर चर्चा होगी अगले घंटे लगातार। सवाल नंबर 1, क्या पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जन विद्रोह अब बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों, क्या आर्थिक बदहाली ने पाकिस्तान की कश्मीर नीति की अब पोल पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दी है? सवाल नंबर 3, पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं या भारत से जुड़ना? इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे पैनल से। सवाल नंबर 4, क्या शहबाज सरकार पीओके का गुस्सा अब संभाल नहीं पा रही है? और सवाल नंबर 5, जिससे पैनल से सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या पीओके की हालत पाकिस्तान के टूटते सिस्टम का संकेत है? लेकिन दर्शकों, अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और समझिए दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन समझिए कि पीओके में जो अब ये आंदोलन शुरू हो रहा है, ये आंदोलन बहुत खतरनाक है। उससे पहले एक तस्वीर आपके लिए लेकर आए हम। देखिए, ये पीओके की तस्वीर है। देखिए कैसे वहां पर उपद्रव मचा है, पब्लिक सड़कों पर आई है, आगजनी हो रही है, बिजली पानी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, अस्पताल में दवाइयां नहीं है, सड़कें नहीं है, घरों में लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की स्थिति में आखिर पीओके की जनता क्या करे? वो कह रही है हमें कश्मीर जैसा रहन सहन चाहिए, हमें कश्मीर जैसी सहूलियतें चाहिए, लेकिन पाकिस्तान सरकार के पास बिजली और सप्लाई का तो पैसा बचा नहीं, वो क्या इंटरनेट और स्कूल और बड़े अस्पताल दे पाएगी जनता को? ये देखिए, ये पब्लिक का गुस्सा फूटा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों। ये जनता सड़कों पर उतर आई है, सेना को घेर घेर कर पब्लिक मार रही है, सेना लोगों पर अत्याचार कर रही है, पीओके की हालत बहुत खराब हो गई है। चलिए ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शक, आपको बताता हूं कि आखिर पीओके में क्या चल रहा है, हो क्या रहा है पीओके में, और कैसे आने वाले वक्त में पीओके की जो हालत है वो पाकिस्तान को बहुत बहुत परेशान करने जा रही है। दर्शकों, मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं। अपडेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मुजफ्फराबाद के साथ कई इलाकों में प्रदर्शन बहुत तेज हो गए हैं, वहां पर अब हिंसक घटनाओं की खबरें आ रही हैं। अपडेट नंबर 2, पीओके में क्या हो रहा है, भारत का जल्द हिस्सा होगा पीओके, सवाल बहुत बड़ा है। अपडेट नंबर 2, जनता सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी मांग रही है। सोचिए क्या हालत है, आटे की सब्सिडी के लिए जनता मर रही है, मयसर नहीं है कि 2 वक्त का खाना वहां खा सके आदमी। अपडेट नंबर 3, पाक सरकार और प्रशासन के खिलाफ जनता में बहुत गुस्सा है, वहां पर नारेबाजी हो रही है, लोग परेशान हैं। अपडेट नंबर 4 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। जी हां, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई इलाकों में झड़पों की खबरें हैं। गिलगित बल्तिस्तान और तमाम इलाके जो हैं बॉर्डर के पीओके वाले, वहां पर बहुत गंभीर अभी हालात बने हुए हैं। और अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, कारोबारियों का बंद और हड़ताल को समर्थन खुला है। कारोबारी वहां पर उन्होंने दुकानें बंद कर दी हैं, वहां पर मेडिकल स्टोर्स बंद हो गए हैं, जो भी थोड़ी बहुत वहां पर सहूलियतें थी वो सब बंद हैं, और हर कोई विरोध कर रहा है पाकिस्तान सरकार का। वो कह रहे हैं कि उनका हक चाहिए, बिजली पानी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, सड़क चाहिए और अस्पताल चाहिए। अपडेट नंबर 6, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली से लोग वहां पर परेशान हैं, नौकरियां लोगों के पास नहीं है, लोग बेरोजगारी का शिकार वहां पर हैं बड़े पैमाने पर। और अपडेट नंबर 7, राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होने से भी लोग नाराज हैं, उनको लगता है कि वहां पर भी जो स्थितियां हैं वहां पर अभी राजनीतिक उपेक्षा का शिकार भी लोग हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को अब जो नुमाइंदगी है पॉलिटिकल वो नहीं मिल पा रही है वक्त रहते। जी हाँ, पीओके की जनता परेशान क्यों है? आपने हालत तो देख ली कि पीओके में क्या हो रहा है, लेकिन वजह क्या है दर्शकों? अब जरा वजह भी देख लीजिए। जी हाँ, वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बेतहाशा महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। जी हाँ, वजह नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों, भारी भरकम जो बिजली का बिल है उससे भी लोग परेशान हैं। वजह नंबर 3, बेरोजगारी ने लोगों की वहां पर कमर तोड़ दी है, लोग वहां पर परेशान हैं। और वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी लोग बहुत नाराज हैं। वहां पर अब बड़ा मसला यह भी है कि राजनीतिक हाशिए का शिकार वहां जनता हो रही है, और लोगों को लग रहा है कि भाई अब कैसे यहां पर दिन
गुजर बसर किया जाए बहुत मुश्किल हो रही है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब बहुत कम दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस पर बयान दिया है पीओके में जो चल रहा है। नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं दर्शकों, आपको ग्राफिक के जरिए मैं वो भी बताता हूं। उनका नैरेटिव भी आपको बताने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा। नवाज शरीफ साहब ने भी इस पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा है कि गिलगित की सड़कों और विकास कार्यों को देखकर बहुत दुख हुआ है, वहां पर हालत बहुत खस्ता है, यानी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पर शून्य के बराबर है। बयान नंबर 2, नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि विकास के लिए आवंटित धन आखिर कहां खर्च हुआ, इसका हिसाब मांगने पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब। वो कह रहे हैं कि वहां पर जनता को उनके अधिकार और संसाधनों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही। वहां की जनता परेशान है, वहां की आवाम परेशान है, आखिर कैसे ये चीजें हो पाएंगी। जी हां, बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों मैं बताने जा रहा हूं आपको। क्षेत्रीय विकास पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। वो कह रहे हैं कि जो एरिया है, एरिया डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियतें मिले, अस्पताल, स्कूल, घर, सड़कें, ये जो बेसिक जो नेसेसिटीज हैं उस पर काम होना चाहिए दर्शकों, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अब आइए पीओके के नक्शे के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पीओके का जो नक्शा है, पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा, ये राजनाथ सिंह ने कई बार कहा। और आइए अब आपको मैं दिखा रहा हूं पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा। कौन कौन सा एरिया ऐसा है जो पीओके का एरिया है वो मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। सबसे पहले आप देखिए, आप यहां देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं बल्टिस्तान, गिलगित बल्टिस्तान, ये पीओके का पूरा इलाका है। ये देखिए यहां पर लद्दाख, श्रीनगर और ये हिमाचल का एरिया, ये पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर है, अफगानिस्तान है, ये पूरा चाइना इधर है, यहाँ पर अक्साई चीन का इलाका है। तो ये गिलगित बल्टिस्तान जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन ऊपर का पोर्शन है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। और ये इलाका जबरन ये भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाकर पाकिस्तान बैठा हुआ है। और इसी खित्ते में, गिलगित बल्टिस्तान के इसी इलाके में वहां पर उपद्रव शुरू हो गया। वहां की जनता परेशान है, वहां की आवाम परेशान है, और उनको लगता है कि अगर वक्त रहते यहां पर काम नहीं हुआ तो दिक्कतें, परेशानियां और बढ़ जाएंगी, हालात और भी खराब हो जाएंगे। जी हां दर्शकों, अगले मैप पर आते हैं। अब एलओसी को भी समझा देता हूं मैं आपको, किस तरह से एलओसी का जो मसला है वो भी बहुत क्रूशियल भारत के लिए है। देखिए ये एलओसी का मैप मैं आपके लिए लेकर आऊं दर्शकों। इधर चीन आपको दिखाई दे रहा है। एलओसी के मायने समझिए, अक्साई चीन का इलाका है ये देखिए, ये पीओके गिलगित बल्टिस्तान का इलाका पीओके का है। और ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसे हम एलओसी कहते हैं। ये पाकिस्तान का इलाका, बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, ये सब एलओसी के पास के जो इलाके हैं। ये जो रेड थिन लाइन आपको दिखाई दे रही है दर्शकों, ये एलओसी है, और यहां पर लगातार संघर्ष हो रहा है। इसके ठीक ऊपर का जो इलाका है वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, और पाकिस्तानी सेना यहां तक काबिज है और यहां से वो भारत की सीमाओं पर हमला करता है। ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और ये पूरा इलाका, ये पूरा पाकिस्तान, इधर पूरा पाकिस्तान है, ये पूरा पीओके है। और भारत कह रहा है कि जो ये वाला इलाका है, भारत के नक्शे का ऊपरी हिस्सा पीओके, वो जल्द भारत का हिस्सा हो जाएगा। ये बहुत क्रूशियल मामला है दर्शकों। और यहां पर जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं वो ये बता रही हैं कि आने वाले वक्त में ये जो चढ़ाई है पाकिस्तान के खिलाफ भारत की, बहुत मजबूती से होने जा रही है। अब पीओके पर भारत का एजेंडा क्या है, राजनाथ सिंह जी का वो बयान भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जो उन्होंने पीओके को लेकर दिया है। वो बयान आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। बयान नंबर 1, पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो ये बात कह रहे हैं। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, अगली लाइन पर। बयान नंबर 1 आपने देख लिया। बयान नंबर 2 दर्शकों मैं आपको बताऊं, पीओके खुद कहेगा कि मैं भारत हूं। ये बात राजनाथ सिंह ने कही है कि पीओके आने वाले वक्त में खुद कहेगा कि मुझे भारत में मिला लीजिए, मैं भारत का हिस्सा हूं, मैं भारत हूं। जी हां, अगला बयान राजनाथ सिंह ने दिया, जो बयान नंबर 3 था, पीओके पर जबरन कब्जे की जरूरत ही नहीं होगी, यानी पीओके खुद ब खुद हमारा हिस्सा हो जाएगा। बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, हमला करके पीओके लेने की जरूरत नहीं है, पीओके खुद ब खुद सरेंडर करेगा भारत के पास आके। जो सिचुएशन, जो स्थितियां, जो हालत हाजरा वहां पर बन रहा है। जी हां, और बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या राजनाथ सिंह ने कहा है, हमला करके पीओके को लेने की जरूरत नहीं है, कश्मीर के विकास से पीओके के लोग प्रभावित हैं, इस पे कोई दो राय नहीं। वहां की जो आवाम है वो कहती है कि कश्मीर जैसी सहूलियतें, सलाहियतें हमें मिलनी चाहिए। और बयान नंबर 6, पीओके में पाक के खिलाफ आवाज उठ रही है। ये बात राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कई बार कही कि वहां पर अब आवाज उठने लगी है, वहां पर स्थितियां अब बदलने लगी हैं। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पीओके में जो आग अब उठनी खड़ी हुई है, ये आग कहां तक पहुंचेगी, इसकी लौ और इसकी लपटें किस तरह से अब वहां के पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, वहां का जो सिचुएशन, उसको बदलेंगे। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, बहुत बहुत स्वागत है। जैन सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इसके अलावा अली अशरफ रत्ता आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत रत्ता साहब आपका। मल्लिका पांडे जी मेरे साथ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। इसके अलावा राजीव चुनी मेरे साथ हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं। राजीव, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, वहां पर हालात ठीक नहीं है मुझे पता है, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े लाइव शो के लिए। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं,
बहुत क्रूशियल सिचुएशन है। अभी पीओके से जो डिटेल्स, जो इंटेल मिल रहे थे, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वहाँ पर, वो बता रहे हैं कि वहाँ पर पब्लिक अब सेना को घेर कर मारना शुरू कर दिया उन्होंने। सेना के साथ पब्लिक के डायरेक्ट वहाँ कन्फ्रंटेशन हो रही है, सड़कों पर लोग आ गए हैं। इंटरनेट, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, इसकी दिक्कतें हैं। आटे जैसी एक बहुत बेसिक चीज़ पर भी वहाँ की आवाम सब्सिडी मांग रही है। बताइए। दल साहब, यूर ऑन म्यूट। हाँ, जैन जैन सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज बिल्कुल आ रही है सर, बाबूलाल बताएं। हाँ बिल्कुल। देखिए, वहाँ परिस्थितियां निश्चित रूप से खराब हैं। आप पहले तो इन दोनों जो जो राजनीतिक इनके जो इलेक्शन कैंपेन के लिए दो लोग गए थे, उनकी बातें भी आप सुन लीजिए। उन्होंने, एक आदमी ने कहा है कि सारा पैसा, सारा डेवलपमेंट कहाँ हुआ, क्या नहीं हुआ। यही बात सदैव से सारे लोग कहते रहे हैं और यही बात वहां की जनता कह रही है कि डेवलपमेंट कहाँ है, बातचीत कहाँ है, आप क्या कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि रावल भुट्टो ने कि आप जो है सारा का सारा जो संचालन है वो इस्लामाबाद से हो रहा है और ये पूरी कराची को भी इस्लामाबाद से कर रहे हैं और बाजार को भी इस्लामाबाद से बना। तो ये भी चीज उनको समझ में आ रही है। देखिए, 3-4 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि कहीं न कहीं भी मतलब दूर तक आपको देखने पर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है इनका पॉलिटिकली इनको इनका हक देना, वो भी कहीं नहीं नजर आ रहा है। तीसरी चीज है इनके ऊपर जो जिस प्रकार की एट्रोसिटीज हो रही हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर चेंजेस लाने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको नहीं पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो जम्मू कश्मीर में झांकते हैं तब उनको नजर आता है कि 16 यूनिवर्सिटीज कहाँ पर हैं, 12 मेडिकल कॉलेजेस कहाँ पर हैं, IIMs कहाँ पर हैं, IITs कहाँ पर हैं। आज रिकॉर्ड तोड़ वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहा है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ टूरिस्ट वहां पर जा रहा है और चौतरफा डेवलपमेंट हो रहा है। रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज वहां बन रहा है, रेलवे की वंदे भारत ट्रेन पूरे कश्मीर के कोने कोने तक वो पहुंच रही है। तो ये तमाम चीजें लोगों को नजर आती हैं और उनको अब ये लगता है, और मेरे को लगता है कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से उनको ये बात समझ में आ रही है और उनको अब ये लगता है कि अगर वो अपना भविष्य सही देखना चाहते हैं तो उनका सही स्थान है वो उनका जो कश्मीर भारत का, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बार बार मैं आपको बताता हूँ अमित, की जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो एग्जैक्टली जो बाकी राजवाड़ों से इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हुआ है, एग्जैक्टली वही एक्सेशन था। उसके ऊपर एक अनधिकृत कब्जा किया उन्होंने वहां से मिलिट्री एक्शन करके पाकिस्तान की फोर्सेस ने, और वहां के जो ट्राइबल्स के भेष में आकर के वहां की पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर इस प्रकार का हमला करके कब्जा करने की कोशिश की। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये बिल्कुल इस बात को क्लियरली दिखाती हैं। देखिए, पाकिस्तान की कहीं ना कहीं विचारधारा, सोच में जो डोमिनेशन पंजाबी उसका डोमिनेशन है, वो डोमिनेशन आपको हर जगह पाकिस्तान में नजर आ रहा है। चाहे वो गिलगिट बल्टिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, जब वो सुपीरियर आइडियोलॉजी और सुपीरियर अपने होने का जो उनका जज्बा या जो भी आप उसको कहना चाहते हैं वो है, वो जब तक काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की अनरेस्ट वहां पर निश्चित रूप से होते रहेंगे। और ये POJK भी जानता है, गिलगिट बाल्टिस्तान भी जानता है, और वो सब इस बात को उनको मालूम है कि वो भारत का हिस्सा है। इसमें किसी को कोई कहीं, मुझे लगता नहीं है कि उनको भी कोई किसी प्रकार की परेशानी इस बात समझने में है। तो अमित, अभी सिर्फ यही है कि जिस दमनकारी तरीके से वो वहां पर हालात को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है। अभी क्लियरली उन्होंने बोला है, जो अवामी एक्शन कमेटी है, जो भी उनके जो लीडर हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि 1 महीने के लिए यहाँ पर लॉकडाउन होगा। और ये लॉकडाउन क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं कि उनको दिखाई दे रहा है कि क्या गलती 1947 में हुई इनसे। तो ये मेरा पूरी तरह से मानना है कि भारत का हिस्सा कश्मीर है पूरा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, टेक्निकली, लीगली, हर प्रकार से, पहली बात। और दूसरी बात, आज की परिस्थिति वहां पर उनके अपने सियासतदानों की जुबान में खुल के सामने आ गई है और वो बिल्कुल क्लियर हमको ये समझ दिखाई दे रहा है कि वहां पर किस प्रकार की परिस्थिति बन रही है। चलिए राजीव, मैं आपके पास आ रहा हूँ, POK के एक्टिविस्ट हैं। राजीव, मुझे लगता है कि
जो सबसे सच्ची और सबसे क्लीन तस्वीर है वो आप ही बता पाएंगे हमें, क्योंकि पाकिस्तान से हम पूछेंगे तो पाकिस्तान पीओके का वही नैरेटिव बताएगा जो वहाँ की सेना और सरकारों को कहा गया है बताने के लिए। अभी फिलहाल वहाँ क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां राजीव, पब्लिक क्यों इतना उपद्रव कर रही है वहाँ? देखें, मेरा परिवार, मेरी समस्त बिरादरी भुक्तभोगी है, क्योंकि हम लोगों को मीरपुर से, मुजफ्फराबाद से, कोटली से, भिंबर से पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों की शक्ल में उसका लबादा ओढ़कर हमारी हत्याएं की थी। हमारा सर्वस्व लूट लिया गया था और हमें वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरे दादाजी की हत्या हुई, मेरी दादी जी की हुई, मेरे परिवार में कितने लोग मारे गए, ये घर घर की कहानी है। और मैं समझता हूं कि जब ये बात वहां के लोग, वहां का आवाम ये कह रहा है पीओके का कि यहाँ पर बिजली नहीं आती, यहाँ पर पानी नहीं आता, मैं हैरान होता हूं कि सबसे ज्यादा अगर बिजली की पैदावार होती है तो वो पीओजेके में मंगला डैम पर होती है और वो पीओजेके की बिजली बनाकर पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है और वहां के लोग तरस रहे हैं कि हमें बिजली नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि आप सारे रिसोर्सेज पीओजेके के पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब उसके बदले में आपको वहां लोगों को रियायतें देने की बात है तो आपकी जान निकल जाती है। ठीक कहा अभी मेरे एक पैनलिस्ट साथी ने कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को लगता है कि ये जो पंजाबी मानसिकता है ये कभी भी, चूंकि वहां पर कश्मीर के लोग हैं, कश्मीरी बोलने वाले, पहाड़ी बोलने वाले, खुद भी पहाड़ी हैं, आप यकीन करें हम जितने भी वहां पर चल संपत्ति छोड़ आए थे वहां पर डैम बन गए और किसी ने रोका नहीं। और हमें ये कहा जाता है कि हम एक दिन वापस जाएंगे और उन जमीनों को रिक्लेम कैसे करेंगे, वहां तो डैम बन चुके हैं और आज सी पैक बन रहा है और पाकिस्तान मिलकर वहां बना रहा है। इनका कोई मॉरल लीगल राइट नहीं था, इनको रोका जाना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि ये जो आग, ये जो चिंगारी आज लगी है ये बड़ी स्वाभाविक थी, क्योंकि वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है पीओजेके की वो बिल्कुल फ्रॉड है। वहां पर पाकिस्तान के लोग बिठाए जाते हैं, वहां की जो असेंबली है वो भी एक, उसकी जो प्रधानमंत्री हैं वहां के पीओजेके के, उनकी एक चपरासी से ज्यादा हैसियत नहीं है। तो पूरी तरह से पाकिस्तान ने एक कॉलोनी बना के रखा हुआ है। मैं समझता हूं कि लोगों को हमारी ओर देखना चाहिए। हम सर्वस्व लुटा कर आए, हमारा सब कुछ गया, हमारे नाते रिश्तेदार चले गए, लेकिन यहां आकर हम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए। हमने यहाँ मेहनत की, यहाँ पर मौके थे, यहाँ पर सरकार आपके साथ थी, लेकिन आपको क्या मिला? मैं तो हैरान होता हूं कि आप हमारे साथी हैं। अगर आज वो इलाका सारा हमारे साथ होता तो जिस तरक्की की राह पर हम चल रहे, आप भी आज उस राह पर चल रहे होते। लेकिन अफसोस इस बात का है, देर आए दुरुस्त आए, चलिए एक होश है। मैं समझता हूं कि लॉकडाउन की बात हो रही है, वहां तो पहले से ही लॉकडाउन है, वहां तो है ही कुछ नहीं है, ना तो राशन मिलता है, ना आटा मिलता है, ना सब्जी मिलती है, दालें मिलती है, ना चीनी मिलती है। तो लॉकडाउन तो पहले से है। हाँ ये ठीक है, एक ये आवाज देकर ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं वहां के लोग, वहां का आवाम हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैं समझता हूं कि ये कितना अच्छा मौका है भारत को, जिसका ये अभिन्न अंग है, उसको स्टेप इन करना चाहिए, उसको भी कहना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर इस बात को ले जाना चाहिए कि जिस तरीके से वहां लोगों के मानव अधिकारों का पाकिस्तान हनन कर रहा है, हम उसको नहीं होने देंगे, हम उसको रोकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पीओजेके को पूरी तरह अपने साथ मिलाते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो चाइना और पाकिस्तान भी अलग हो जाएंगे। आज जो वो अपने एक दूसरे से आज जुड़े हैं, वो इसीलिए जुड़े हैं कि कुछ हमारा पीओजेके का उनको जोड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को भी नए सिरे से एक रणनीति बनानी चाहिए। हमने कई बार कहा है, लोग यहाँ बैठे हैं, विस्थापन में हैं, बीते 75 से भी अधिक वर्षों से विस्थापन, हमारा इस्तेमाल करिए। हम देश दुनिया को ये दिखाएंगे कि किसके से हम लोगों को खदेड़ा गया, निकाला गया। आज जो बचे हुए वहां लोग हैं उनके साथ किस तरीके से पाकिस्तान व्यवहार कर रहा है। और एक बात मैं साफ कर दूं आखिर, कि पाकिस्तान इससे बाज आने वाला नहीं है। वो खाली पीओजेके में नहीं, पाकिस्तान के अपने कई ऐसे सूबे हैं जो उससे बहुत तंग आ चुके हैं, वो भी उससे चाहते हैं कि हमारा पिंड छूटे। तो एक बड़ा अच्छा मौका है, हमें स्टेप इन करना चाहिए और आगे आना चाहिए। धन्यवाद।
राजीव आप साथ रहिएगा। मलिका मैं आपके पास आता, लेकिन मैं चाहता हूँ एक रिएक्शन लूँ रता साहब से, फिर मैं आपके पास आऊँगा ताकि आप इनको कंक्लूड कर सकें उनके रिप्लाई को। रता साहब देखिए, नवाज शरीफ साहब का खुद बयान आया है, उन्होंने ये बात कही है कि वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो ठीक नहीं है, सरकार को वहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहिए, वहाँ के लोग परेशान हैं, बिजली पानी तमाम चीज़ों को लेकर दिक्कत है। और जो राजीव हैं एक्टिविस्ट हैं, पीओके में रहते हैं, परिवार वहाँ पर है, तो वो जो स्थितियाँ बता रहे हैं वो गलत तो नहीं होंगी, लेकिन पाकिस्तान तो प्रमोट करता है कि पीओके में सब कुछ बहुत अच्छा है, एवरीबडी इज़ हैप्पी देयर। थैंक यू। आपके पैनलिस्ट ने काफी जो है वो अपने दिल की भड़ास निकाली है। 2 मिनट दीजिएगा मुझे ताकि मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। भड़ास नहीं, वो अपनी आप बीती बता रहे थे रता साहब, वो भड़ास नहीं है, वो अपनी आप बीती, अपनी फैमिली, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बता रहे थे, वो भड़ास नहीं है, वो आप बीती है। जी जी हाँ। जी, मुझे आइडिया है क्योंकि वो इंडिया में बैठे हैं तो इस तरह की बातें करेंगे। दूसरी बात यह है कि उनको शायद आइडिया होगा, उनके बहुत सारे पाकिस्तान में रह रहे होंगे और वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और आई थिंक मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में भी हिंदू फैमिलीज हैं और वो तो कभी इस तरह की बात नहीं करते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं आपको। जनरल साहब ने कहा कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, आपने नवाज शरीफ साहब को कोट कर दिया। नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि ये इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के पॉलिटिशियंस जो है वो इतना झूठ बोलते हैं कि जितना वो सारी जिंदगी में उन्होंने नहीं बोला होता। 1-2 महीने जो होते हैं ना, वो पॉलिटिशियंस के झूठ के महीने होते हैं, वो आप उनके ऊपर किताब लिख सकते हैं उनके झूठ। तो मैं आपके सामने जो इंटरनेशनल जो पब्लिशर्स हैं उनको आपके सामने कोट करूंगा। पिछले 3-4 साल के अंदर आप CNN को ले लीजिए, आप फाइनेंशियल टाइम्स को ले लीजिए, जो दुनिया की बेस्ट ट्रैवलिंग ब्यूटीफुल जगह हैं उनमें पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे है या पहले नंबर पे है। तो आप जरा उसको डेवलपमेंट के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं इस वक्त GB के अंदर वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के लगभग हैं एवरी ईयर। तो इसका मतलब है कि वहां पे डेवलपमेंट भी है और वो लोगों को वेलकम भी करते हैं और वहां पे लोगों को ठहराते भी हैं और लोगों को वहां पे फैसिलिटेट भी करते हैं। तो ये चीज जो फैक्चुअली है वो ये है। हाँ, दूसरी जो तस्वीर है जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त वहां पे जो है वो एक बगावत हो गई है या जो भी आप बात कर रहे थे, मुझे तो वो मजाक लग रही थी। और एक्चुअल में वहां पे का दौर है और इलेक्शन के दौर के अंदर जो है रैलियां भी होती हैं, एक दूसरे को पर है वो तामझाम भी होती है, पॉलिटिकल जो नैरेटिव होता है उसको बिल्ड करने के लिए अपने जो जज्बात होते हैं उसमें से बाहर निकल के भी लोग जो है बात करते हैं। तो वो चीज जो है ये एक समझ लें आपके लिए एक प्राइम टाइम है, राइट टाइम है कि इस चीज को जो है हाईलाइट किया जाए, क्योंकि इस वक्त वहां पे रैलियां हो रही हैं। ठीक है रता साहब, इफ यू अलाउ मी, रता साहब इफ यू अलाउ मी, आई विल बी हैप्पी इफ यू अलाउ मी। नदी, झरने, पहाड़, सुंदर वादियां बनाने के लिए सरकारों की ज़रूरत नहीं होती। गिलगित बल्तिस्तान को ईश्वर ने नवाजा है खूबसूरती से, उसमें पाकिस्तान सरकार की कोई भूमिका नहीं है, पहला। दूसरा, ये जो तस्वीरें, रता साहब मैंने आपसे परमिशन ले के बात, मैंने आपसे परमिशन ली बोलने से पहले, मैंने आपसे परमिशन ली, और फिलहाल जो वहाँ पर हालत है वो हालत बहुत ख़राब है। आपको अगर दिखाई नहीं दे रही है, मलिका पांडे मेरे साथ है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। मलिका जी थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए इनका, मुझे लगता है ये गए ही नहीं है पीओके कभी। नमस्कार अमित जी, और अली साहब के साथ मैं पहले भी डिबेट कर चुकी हूँ। अभी लगता है इलेक्शन सर पर है, तो अली साहब नेक्स्ट टाइम हमें नवाज शरीफ की साइड में ना देखें। तो अली साहब थोड़ा सा आई थिंक हमें बैलेंस एक्शन दे रहे हैं। बट अमित जी, बेसिक चीज ये है कि पाकिस्तान को हाई टाइम है कि अपने गिरेबान में झांके। जब आपकी आवाम रोटी पानी के लिए लड़ रही है, सड़कों पर आ चुकी है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये गवर्नेंस का फेलियर है बहुत बड़ा। आप फाइनेंशियल टाइम को कोट कर रहे हैं, आप पिछली बार के अपने द डॉन की रिपोर्ट पढ़िए 2024 और 25 में क्या हुआ वहां पर। आपकी पीओके के पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 30 सिविलियंस मारे हैं वहां पर और एडमिट किया है उसके बाद कि सिविलियंस मारे गए हैं। आप बोल रहे हैं स्टेबिलिटी है, कौन सी स्टेबिलिटी है अली साहब? जैसे अमित जी ने राइटली पॉइंट आउट किया, शायद आप पीओके गए नहीं है अभी तक। वहां पर 2021 से अभी तक 4 प्राइम मिनिस्टर्स बदल चुके हैं, कोई अपना टेन्योर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा जैक जॉइंट जो एक्शन कमेटी है, अवामी कमेटी है, हमेशा सड़कों पर आ रही है। अभी उन्होंने फिर से धरना, बोल रहे फाइनेंशियल टाइम्स बोल रहे स्टेबिलिटी हो गई है, बहुत सुंदर है। अभी आप कल की रिपोर्ट पढ़िए डॉन की, डॉन साफ साफ बता रहे हैं कि वो इंडेफिनिट 9 जून से लेके इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जा रहे हैं जैक वाले। और जैक बाय द वे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है,
वो हाईलाइट कर रही है कि भाई हमारे सिविल सोसाइटी ट्रेडर्स का एक ग्रुप है जो बार बार हाईलाइट है कि भाई हमारे पास बेसिक राइट्स हैं। आप इंडिया के अगर कंपैरिजन करिए तो अमित जी थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, जहां भी उत्तराखंड, जहां से मैं आती हूँ, जिस स्टेट से मैं आती हूँ, जिस भी स्टेट को आप देखें, उत्तराखंड या हिमाचल स्टेट से, इंडिया के स्टेट से, उनको रॉयल्टीज मिलती है। जहां भी हाइड्रो प्रोजेक्ट जाते हैं वहां पर रॉयल्टीज मिलती है, हमें इक्वल स्टेज मिलता है अपनी बातें रखने के लिए। बट आज के टाइम में कहां पर पीओके में आप 4 मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारे साथी को पैनलिस्ट ने भी बोला जो पीओके के एक्टिविस्ट हैं, कि वहां पर सबसे ज्यादा बिजली एक ही डैम से आती है, मंगला डैम से। 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कितने वहां पर मेकिंग में है, बट अभी भी बिजली के लिए लोगों को लड़ना पड़ रहा है। तो अली साहब, ये गिरेबान में झांकने का हाई पॉइंट आ गया है। हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करने से अपने कुछ, हमें पता है कि आप सब बड़ा डरते भी हैं मुनीर साहब से, बट यहाँ पर इन चैनल्स आपके लिए सेफ पैसेज है जहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं अली साहब, और रियलिटी दे सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें ना आपको एक छोटी सी बात बताऊं। सबसे पहले तो आपने कहा कि शायद मैं कश्मीर गया नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा एक घर जो है वो कश्मीर के अंदर है, और मेरे वहाँ पे आई थिंक एवरी मंथ जो है वो जाना आना होता है। जो आपके एक्टिविस्ट भाई साहब हैं वो तो पता नहीं अपने अबावजात के अलावा कोई गया नहीं होगा वहाँ पे, तो इस वजह से वो इतना ज्यादा वो बात कर रहे थे। और आप भी अमित साहब, आपको दावत है मेरी तरफ से, मैं आपको घुमाऊंगा, आइएगा क्या कहते हैं कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है या आजाद कश्मीर है वहाँ पे। और लेकिन आप ये मुझे वीजा ही नहीं देंगे साहब, बता दूं, आप मुझे वीजा ही नहीं देंगे साहब, क्या घुमाएंगे आप मुझे, वीजा ही नहीं देंगे साहब। जर्नलिस्ट को अलाउ ही नहीं किया वहां पे आना, किसी कवरेज करना उसको, और जो वहां पे कब्रिस्तान आपने आबाद किए हैं उनकी आपने बात ही नहीं की। आपको 30 लोग याद हैं, आपने 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को अब तक जिबा किया है। भरोसा नहीं है वहां पर, लश्कर तैयबा उठा ले गई मुझे, आपको वो याद कोई भरोसा है क्या आप लोगों का? मैं वहां गया, वहां पर आतंकवादी संगठन मुझे किडनैप करके लेके चले गए, तो आप बचाएंगे थोड़ी मुझे वहां? जो आप बात कर रही हैं, नहीं, पाकिस्तान नहीं आ सकते साहब, पाकिस्तान और पीओके नहीं आ सकते। मुझे पता है आपको जिस तरह खौफजदा किया गया है पाकिस्तान से, आप उन इंडियंस के इंटरव्यूज पढ़िए अमित जी, आप उन इंटरव्यूज सुनिए, मैं आपको भेजूंगा, आप सुनिए। जो यहाँ पे हैं वो कहते हैं कि हमें, जब हम पाकिस्तान आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो लैंड की डिवाइड नहीं हुई थी, खूबसूरत लोग एक साइड पे कर दिए गए और हम जैसे लोग एक साइड। ये कहाँ होता है? ये क्या कह रही थी? ये क्या कोई अलग इंडियन एक्ट्रेस, ये कोई अलग रेलम है क्या? किसी और ब्रह्मांड के किसी और हिस्से का पाकिस्तान है क्या रता साहब? ये क्या ब्रह्मांड के किसी यूनिवर्स के किसी और प्लेनेट पर कहीं और कोई अर्थ है, वहां पर ये पाकिस्तान है, वहां पर ये तस्वीर होगी? मलिका पांडे कुछ कह रही है, मैं राजीव आपके पास आ रहा हूँ, राजीव मैं आ रहा हूँ। मलिका परमिशन, बस मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ अली साहब से, आप स्टेबिलिटी की बात कर रही हैं अली जी, 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, 4 प्राइम मिनिस्टर 2021 से 2026 के में 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। क्यों? जस्ट आप स्टेबिलिटी का हवाला दे रहे हैं, तो क्यों चेंज हुए हैं? पाकिस्तान के अंदर ना, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो सैल्यू है वो हमेशा से अच्छा रहा है, सिर्फ आजाद कश्मीर की बात नहीं है। आप पिछले 15 में अगर पाकिस्तान की भी बात करेंगे तो हर 2 साल के बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, गवर्नमेंट एक भी होती है तो 3-3 प्राइम मिनिस्टर्स बन जाते हैं। तो इसमें ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो ओवरऑल है, सिर्फ कश्मीर का नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तान के जो डायनामिक्स राजीव चुनी देखिए, मेरे पाकिस्तानी दोस्त कह रहे हैं कि वहां पर सब अच्छा है, और राजीव तो वहां पर रहते ही नहीं, वहां तो गए ही नहीं, वहां का जो नैरेटिव बता रहे हैं सब झूठ है, फरेब है, गलत है। राजीव देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जो लोग पीओजे में इस तरह की हड़तालों की या बाकी चीजों की आह्वान कर रहे हैं या अपील कर रहे हैं, उनको एक काम जरूर करना चाहिए। मेरे जो एक साथी पैनलिस्ट पाकिस्तान से हैं, उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए कि आप एक फैसला करें कि जितने भी वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहां पर मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बंद किया जाए। लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनको भी बंद किया जाए, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग पाकर हिंदुस्तान में आते हैं और यहाँ निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी फोर्सेस उनको वापस नहीं जाने देती, जिंदा मार गिराती है, लेकिन अगले दिन आप वहां से और भेज देते हैं। तो मैं कहूंगा इन पीओके के लोगों को जो आज वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस बात को भी अपने उस प्रदर्शन में शामिल करें, अपनी मांगों में शामिल करें कि हमारी इस भूमि पर जो पीओके कहलाई जाती है, वहां पर आज के बाद कोई भी ट्रेनिंग कैंप नहीं होगा, वहां पर किसी भी
मिलिटेंट को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी और वहां किसी तरह का कोई लॉन्चिंग पैड हम नहीं बनाने देंगे, तब मैं समझूंगा कि लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ी जा रही है। हम भी आपके साथ खड़े होंगे, पूरा भारत आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन पहले आप फैसला करिए। आज मेरे साथी कह रहे आप कश्मीर आइए, आप यहां आइए। अरे भाई साहब, मेरी एक टीम पीके गई थी और आप यकीन करें कि जब उनको परमिट मिला 10 दिन, लेकिन दूसरे दिन ही उनको लौट कर आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? जब वो में पहुंचे तो वो ये देखना चाहते थे कि यहाँ जो हिंदुओं ने जमीनें छोड़ी हैं वो कहां कहां पर है। वो सिर्फ देखना चाहते थे, ला तो सकते नहीं थे अपने साथ से टूरिस्ट। लेकिन सुबह पाकिस्तान की आर्मी ने 2 बजे उनके होटल का दरवाजा जो है खटखटाया और कहा कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, आप 10 दिन के परमिट को छोड़िए, अभी निकल जाइए वापस, नहीं तो सुबह तक आप जिंदा नहीं मिलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की अखबारों में ये खबर लग गई है कि हिंदुस्तान से 4 हिंदू आए हैं पीओजेके में अपनी जमीनों को वापस लेने। क्या कोई टूरिस्ट अपनी जमीन वापस ले सकता है? लेकिन वहां जाकर पूछने में, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप यहां हमारे वाले कश्मीर में आकर ये बोलें कि जनाब वहां फलानी जमीन देखना चाहता हूं या फलानी देखना चाहता हूं जहां मेरे रिश्तेदार रहते, तो हम तो कभी एतराज नहीं करेंगे। लेकिन आप कहते हो वहां आइए। मैं समझता हूं कि मोदी साहब से पूछ लीजिएगा, वो बहुत एतराज करेंगे। जो जमीन पर हकीकत है वो आपके दिमाग में हकीकत नहीं है, पहले उसको बदलिए। वो आप एतराज नहीं करेंगे, मोदी साहब से पूछिए, वो एतराज करेंगे कि आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आपकी तरह वो नहीं है, सेना का शासन नहीं है, मुझे इजाजत हमारे यहाँ लोकतंत्र है। आप मुझे इजाजत लेके दीजिए, मैं कल ही आने को तैयार हूँ इंडियन कश्मीर के अंदर। आप मुझे इजाजत लेके दीजिए, बताइए क्या प्रोसेस है। कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। मैंने पिछले आपके इलेक्शन से वहां पे मैंने अप्लाई किया, उन्होंने कहा नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप अपने क्रेडेंशियल्स को सुधारिए। जब तक आप क्रेडेंशियल्स नहीं सुधर, जनरल साहब मैं आप पहले कह रहे थे कि आने देंगे, अब आप कह रहे हैं नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे। अगर आप पहले वैसे हैं, जनरल साहब वहां पर एक तो जनरल साहब ये समझ में नहीं आता पाकिस्तान में कि कौन जर्नलिस्ट है, कौन आईएसआई का एजेंट है, कौन सेना के लिए काम करता है, कौन आतंकवादी है। एक तो ये समझ में नहीं आता। अगर हम किसी को दे वीजा अपने आने के लिए, अब वो बन के आ रहा है पत्रकार। यहां पर हमारे यहाँ बहुत सारे व्हाइट कॉलर आतंकवादी पकड़े गए जो पाकिस्तान से जिनके कनेक्शन सामने आए और यहाँ पर डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन वहां से क्या क्या सलाहियतें सहूलियतें लेके यहाँ पर कांड कर रहे हैं। तो हम आने कैसे थे? मैं आई रियली वॉन्ट रत्ता साहब टू बी विद मी इन माई स्टूडियो। ये मेरे लिए प्रिविलेज होगा कि रत्ता साहब मेरे स्टूडियो में मेरे साथ डिबेट करे, लेकिन ये रिस्क कौन लेगा? अब रत्ता साहब सच में रत्ता साहब है, आईएसआई एजेंट है, लश्कर तैयबा है, फिदाइन है, जैशे मोहम्मद है, क्या है? जनरल साहब कैसे आने दें इनको? जनरल साहब, आपकी आर्मी ने जनरल साहब, रत्ता साहब मैं आ रहा हूँ रत्ता साहब, I'll come to you रत्ता साहब, रिलैक्स करते हैं आपको ये लोग। एक मिनट देखिए अमित, देखिए मैं आपको 1-2 चीजें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। इनको पता है ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो भी इनको पता है। मैं एक बात साफ बताना चाहता हूँ कि ये भारत नहीं पाकिस्तान है, जहां पर 4 डायरेक्ट आउट्स ऑफ मिलिट्री रूल हो चुके हैं। अयूब खान, याहिया खान, जियाउल परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा इनडायरेक्टली उनकी आर्मी हमेशा से करती रही है। भारतीय जो आर्मी है वो सिर्फ अपना काम करती है। आप एक उदाहरण बता दें अमित, या जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब, जहां पर कि भारत की सेना ने किसी भी पॉलिटिकल, कॉमर्शियल या डिप्लोमेटिक चीज में सरकार के काम में दखल दिया हो। पाकिस्तान की आर्मी वहां पर आतंक फैला रही है। पाकिस्तान की आर्मी अपने खुद के देश में F-16 से फायरिंग कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी बलोचिस्तान में गदर करके रखी हुई है। पाकिस्तान की आर्मी ने गिलगित बाल्टिस्तान और ये जो हमारा कश्मीर है वहां पर इनके कब्जे में, अनधिकृत कब्जे में, उसमें वहां पर हालात खराब करके रखे हुए हैं। इंडियन आर्मी को प्लीज, आपके भी जो 2 जनरेशन ऊपर जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपके कुछ लोग इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहे थे। आप भी इंडियन रहे शुरू से आखिर तक। तो आपको एक बात समझने की आवश्यकता है, किसी को फूल करने की जरूरत नहीं है। अगर हालात वो कह रहे हैं कि भाई सारी खूबसूरती वहां है और हमको यहां छोड़ दिया,
तो वो हम जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, और आप जो है वो पता नहीं कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। आपके ऊपर FATF के बैन लग रहे हैं। आपने जिस तरीके से अपने खुद के देश, अपने खुद के हिस्से ईस्ट पाकिस्तान, बंगाल को जिस तरह से प्रताड़ित किया, वो निकल करके आपके हाथ से चला गया, वो आपको नहीं आ रहा, फिर भी आप कह रहे हैं सारी खूबसूरती वहां रह गई। तो ये बात आपको अपने गिरेबान में जो ये जनरल साहब, एक छोटी सी बात मैं आपको इसमें ऐड करना चाहता हूं, प्लीज आप इसको ले लीजिए, साथ में बता दीजिएगा उसको भी, साथ में बता दीजिएगा उसको भी। सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं कि आपने मुझे कहा अभी कि ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं आपकी एक एक्ट्रेस कर रहा हूं, वो यहाँ पे एक टीवी में बैठ के स्टूडियो में ये इंटरव्यू दे रही थी। और दूसरी बात ये है कि आपने दुरुस्त कहा कि हम सब इंडियंस ही हैं, आप भी इंडियन हैं, हम भी इंडियंस ही हैं, लेकिन उस इंडिया के अंदर से दो मुल्क निकले, एक का नाम भारत था और एक का नाम पाकिस्तान है। और उस भारत और पाकिस्तान के अंदर आज ये है कि भारत जो है वो पूरी दुनिया में टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, और पाकिस्तान जो है आज प्रताप साहब, ये कहाँ, ये लिटरेचर कहाँ पढ़ के आते हैं आप? भारत स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को। अरे हम स्पॉन्सरशिप करते हैं डेवलपमेंट को, मेडिसिन को, विज्ञान को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। वी डोंट फंड टेररिस्ट, वी डोंट फंड इट। मलिका पांडे, you fund it, you sponsor no, we don't fund terrorist. मलिका पांडे, अमित जी, आजकल अली साहब गुस्साए में हैं कि अब चाइना भी इनसे पैसे मांगने लग गया है ना। चाइना भी, UAE भी सब पैसा मांग रहे वापस इनसे। कैंसिल कर दिए हैं। सीपेक में जो इनका प्रोजेक्ट था पावर स्टेशन में, चाइना इनसे 2 बिलियन मांग रहा है। J10 की इनकी डील कैंसिल हो गई है, चाइना अभी देने नहीं वाला है इनको, ये लोन ही नहीं भर पा रहे हैं। IMF के बेल आउट्स में तो ये लोग जी रहे हैं, इकोनॉमी इनकी फेल कर रही है। अली साहब, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, जो आपकी सरकार है, आपकी मिलिट्री है, उसके दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है, बट आप एज अ अवाम समझ नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई इंडिया को डिस्कस नहीं करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप सर, मैं इंडिया को डिस्कस करने की, अली साहब, क्योंकि आपके पास बिजली पानी ही नहीं है, वहां पर बिजली पानी बेसिक फैसिलिटी नहीं है, तभी तो आप डिस्कस नहीं कर पाते हैं। बैठ के बात कर रहा हूँ, आप इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस करेंगे। अली साहब, आपके तो घर में ही इतने बेबी भरे हुए, आप उन्हीं को इंडिया नहीं है, यहाँ पे कर पाते हैं। लोग भूखते मर रहे हैं, चूल्हा नहीं जल रहा। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ है। जनरल साहब, देयर माइट बी सम नेटवर्क इशू विद यू। जनरल साहब, थोड़ा नेटवर्क इशू आपके साथ आ रहा है। आपकी इकोनॉमी, हमारी स्टेट की इकोनॉमी से कम है GDP आपका। इकोनॉमी आपकी बड़ी है कि 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं। अगर वो हो जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी कहाँ है? कुछ भी नहीं है। वही आपका मिडिल क्लास है जो एक्चुअल में इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। अगर आपकी आबादी बड़ी है तो इसका मतलब, रत्ता साहब, आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हो सकते हैं, जो मुझे लगते नहीं, लेकिन आप आर्थिक मामलों के जानकार तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे मुझे। अमित जी, आपको रत्ता साहब की मजबूरी समझनी चाहिए। जनरल मुनीर को जाके इन्होंने जवाब देना है। भारत में इस तरह की परंपरा नहीं है, यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हैं इनको किसी को जवाब नहीं देना है, लेकिन रत्ता मजबूरी ये है कि इनको पाकिस्तान में अगर रहना है तो इनको मुनीर साहब पकड़नी पड़ेगी। नंबर बताते हैं आपको, 1 मिनट नंबर में बताता हूँ। अगर आपके पास इंटरनेट तो अभी गूगल के ऊपर लोग फिल्में बना रहे हैं। रत्ता साहब, जनरल साहब कुछ कह रहे हैं। गाइस, लेट्स हियर इट। लेट्स हियर जनरल साहब फर्स्ट। जनरल साहब, प्लीज गो अहेड। जनरल साहब, प्लीज गो अहेड। आवाज नहीं आ रही, जनरल साहब की आवाज बंद है। नहीं, जनरल साहब प्लीज गो अहेड। जनरल साहब बोलिए, सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। इससे बात करें आप मेरे से, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? जनरल साहब बोलिए। वाह जनरल साहब, आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है? 48 में आपको उस बात का गुस्सा है? कोई हराया नहीं। या आपको कारगिल में नाको चने चबवाए उसका गुस्सा आ रहा है? या अभी जो 2 साल पहले आपको, रत्ता साहब, आई रियली लाइक यू। रत्ता साहब, यू नो, आई रियली लाइक यू। यू आर वेरी पॉजिटिव मैन, यू आर वेरी वेरी पॉजिटिव मैन। इतनी हार, इतनी शर्मिंदगी झेलने के बाद भी यू स्टैंड फर्म। आई रियली लाइक यू सर। ये होना चाहिए जज्बा ये होना चाहिए। इतनी बार मुंह की खाई, इतनी बेइज्जती हुई, करगिल हारे, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, इतने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आपका देश निकम्मा, प्रधानमंत्री निकम्मा, राष्ट्रपति निकम्मा, इकोनॉमी खत्म, देश खत्म, कटोरा लेकर घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। बट आई रियली लाइक इट कि आपको लगता है यू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जनरल साहब, देयर माइट बी सम इशू विद योर ऑडियो। मलिका अली साहब को हाईएस्ट अवार्ड मिलने वाला है इस बार। मलिका साहब से हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। निशाने पाकिस्तान मिलेगा रत्ता साहब को। और राजीव चुनी उसकी सिफारिश भी करेंगे। राजीव साहब,
एक इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन राजीव साहब, I'll come to you। बहुत सीरियस मसाइल है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। अब पीओके में जो चल रहा है, राजनाथ सिंह साहब ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं देश के, उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पीओके खुद ब खुद कहेगा कि मैं भी भारत हूं। और आप तो वहां पर रहे हैं चुनी साहब, यू नो ऑल द ग्राउंड रियलिटीज इन पीओके। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान सरकार कब तक इस चीज को दबा कर रख पाएगी, छिपा कर रख पाएगी? देखें, पाकिस्तान के अपने हालात बहुत खराब हैं, पीओके की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन जिस तरीके से वहां पर बगावत उठी है, बगावत के सुर उठे हैं, मैं एक बात इन लोगों को दोबारा आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि पूरा भारत आपके साथ है, आप आंदोलन करिए, लेकिन इस आंदोलन में एक बात को और शामिल करिए कि हम पाकिस्तान को किसी भी सूरत में यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स नहीं चलने देंगे, मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देने वाले। हम यहाँ पर लॉन्चिंग पैड यहाँ नहीं बनने देंगे। इस बात